दोस्तों पंजाब नेशनल बैंक में एलबीओ वैकेंसी निकली है 750। तो आइए इस नोटिफिकेशन को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है 3 नवंबर 2025 से। 3 नवंबर से आपके इसके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं। इसके बाद बेटा क्लोजिंग डेट की बात की जाए तो 23 नवंबर 2025 से पहले आप इस एग्जामिनेशन के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए कि इस नोटिफिकेशन जो आया है इसका एग्जाम कब होने वाला है, इसका एग्जाम आपका दिसंबर या फिर जनवरी में हो सकता है। मतलब बोल सकते हैं दिसंबर के एंडिंग में या जनवरी के फर्स्ट वीक में आपका इसका एग्जाम होने वाला है। 750 वैकेंसी निकली है। अब सैलरी की अगर बात की जाए तो स्केल ऑफ पे जो दिया है 48,480 से 85,920 तक इसका ग्रेड पे जाने वाला है। और बेसिक पे सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी इंटाइटल्ड DA CCA HRA लीज्ड एकोमोडेशन लीव फेयर कंसेशन मेडिकल इंश्योरेंस रिटायरमेंट बेनिफिट एंड अदर सारे बेनिफिट जो बैंक रूल के हैं वो सारे के सारे इस वैकेंसी में आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं स्टेट वाइज वैकेंसी कितनी है। तो यहाँ पर जैसे बात की जाए आंध्र प्रदेश की 5 वैकेंसी है, गुजरात की 95 है। अपने अपने स्टेट की वैकेंसी आप देख सकते हैं और साथ में आपको अपने स्टेट में जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हो उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज भी आनी चाहिए। ठीक है, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु आनी चाहिए, गुजरात में गुजराती आपको आनी चाहिए। मतलब ये जो लैंग्वेज है वो लिखते भी आनी चाहिए, बोलते भी आनी चाहिए और सुनते भी आनी चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है, वैकेंसीज आप लोग देख सकते हैं सबसे ज़्यादा वैकेंसियाँ महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। उसके बाद असम में 86 वैकेंसी, इस तरीके से टोटल 750 वैकेंसी है। ठीक है, चलिए इसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। बेटा अगर आप इस एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक स्टेट से ही अप्लाई करना है, ऐसा नहीं कि मल्टीपल स्टेट से अलग अलग आप लोगों ने अप्लाई कर दिया, ये मत करना, अदरवाइज आप बाहर हो जाएंगे, आउट हो जाएंगे। इसके बाद इसका जो क्राइटेरिया है नेशनलिटी वही है जो अपने बैंकिंग एग्जामिनेशन की रहती है। यहाँ पर बेटा मिनिमम और मैक्सिमम एज की बात कर लेते हैं। मिनिमम आपका एज जो होना चाहिए 20 ईयर होना चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो आपका 30 ईयर तक होना चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन, कोई भी डिसिप्लिन से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। वो यूनिवर्सिटी हो, इंस्टीट्यूट हो जो कि गवर्नमेंट अप्रूव्ड हो, वो इंस्टीट्यूट से आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। एंड एक और चीज़ है ना, जैसे कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर हम लोग फाइनल ईयर के हैं, अभी हमारा फाइनल सेमेस्टर एग्जाम नहीं हुआ तो क्या हम इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। तो ध्यान से सुनो, द कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस वैलिड मार्कशीट डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही सी इज अ ग्रेजुएट ऑन द डे ही सी रजिस्टर्ड एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन। मतलब भाई साहब ऐसा है कि जिस दिन आप फॉर्म फिल कर रहे हो ना तो वहां पर आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स लगेंगे। तो आप मार्क्स तभी डाल पाओगे जब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो जिस दिन आप फॉर्म फिल करते हो उस दिन आपका क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मतलब लास्ट डेट पर भी आप रजिस्ट्रेशन करते हो और उसके पहले आपका फाइनल सेमेस्टर का रिजल्ट आता है और उसके मार्क्स आपको पता चल जाते हैं। मैं मार्कशीट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, आपको पता चल गया आपके फाइनल सेमेस्टर में इतने % मार्क्स बन रहे हैं, तो आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। जैसा मैंने कहा आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों होना चाहिए। ठीक है, लोकल लैंग्वेज में। ओके, अच्छा यहाँ पर है ना एक्सपीरियंस भी चाहिए रहेगा। कैंडिडेट मस्ट पोसेस अ मिनिमम ऑफ 1 ईयर पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस इन क्लरिकल ऑफिसर केडर। मतलब आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपका 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल रहने वाले हैं। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें वही है जो बैंक में रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, डेट ऑफ एलिजिबिलिटी का कट ऑफ देख लेते हैं। द कट ऑफ डेट फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग एज शुड बी 1/7/2025। मतलब 1 जुलाई 2025 तक आप जो है वो 20 साल के हो जाने चाहिए और 1/7/2025 को आपकी एज 30 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, द एलिजिबिलिटी फॉर मैंडेटरी एक्सपीरियंस काउंटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ग्रेजुएशन शुड बी रिकॉर्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23/11/2025। मतलब आपका 23/11/2025 से पहले तक 1 ईयर एक्सपीरियंस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। द एलिजिबिलिटी फॉर एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड ऑल्सो बी रिकॉर्ड एज ऑन क्लोजिंग डेट ऑनलाइन। मतलब आपका एजुकेशन जो है वो 23/11/2025 से पहले हो जाना चाहिए।
ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट हमारे काम की क्या चीज़ें हैं। रिलैक्सेशन की बात करें तो कैटेगरी वाइज यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे ST SC को 5 साल का, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का एक्सपीरियंस मिल रहा है, एक सर्विसमैन को 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, चलिए बाकी एक सर्विसमैन वाले अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है वो देख सकते हैं नोटिफिकेशन के अंदर। इसका पैटर्न देख लेते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की दोस्तों अगर बात की जाए तो ऑनलाइन रिटन टेस्ट यहां पर होगा। ठीक है, 4 फेज में होगा। पहले आपका ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, सेकंड आपकी स्क्रीनिंग होगी, थर्ड आपका लोकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा एंड फोर्थ वन पर्सनल इंटरव्यू होगा। अच्छा, LPT सभी का नहीं होता है। जैसे आप अगर गुजरात से फॉर्म फिल कर रहे हो और आप गुजराती जानते हैं तो फिर उस केस में, या फिर आपने स्कूल में गुजराती पढ़ी है या आपने ड्यूरिंग एजुकेशन गुजराती लैंग्वेज में कोई सब्जेक्ट पढ़ा है, तो आपको फिर LPT की ज़रूरत नहीं होती है। सिंपल हो जाता है कि आपको ऑनलाइन रिटन टेस्ट देना है, स्क्रीनिंग देना है और पर्सनल इंटरव्यू देना है। अब ऑनलाइन रिटन टेस्ट में जो एग्जामिनेशन पैटर्न रहेगा वो अपना बिल्कुल बैंकिंग से मैच करता हुआ है। देखो, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 35 मिनट का टाइम मिलेगा, 35 मार्क्स मैक्सिमम होगा। डाटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के मतलब देखा जाए तो और अपने क्वांट का वेटेज अच्छा खासा है। इन्होंने DI को अलग कर दिया, क्वांट को अलग कर दिया, इसके 25 क्वेश्चन, इसके 25 क्वेश्चन। इंग्लिश लैंग्वेज की बात की जाए तो 25 क्वेश्चन रहेगा और जनरल इकोनॉमी बैंकिंग अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाले हैं। और बेटा साथ में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग और रॉन्ग आंसर 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ पर एक कंडीशन दी है कि भाई जनरल EWS के लिए मिनिमम 40% एंड अदर कैटेगरी के लिए 35% का मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होगा इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, और बैंक के पास ये राइट है कि वो मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया चेंज कर सकता है। मतलब हो सकता है कि भाई उतने कैंडिडेट ही नहीं मिले जो 30-40% बना रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा कैंडिडेट मिल जाते हैं तो परसेंटेज बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनिंग की बात करें तो ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय द रिटन टेस्ट क्वालिफाइड कैंडिडेट शुड बी स्क्रूटनाइज्ड बाय बैंक प्रायर टू द कंडक्ट ऑफ लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट। मतलब उसके पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे और जैसे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं आपका लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है। देखो, जैसा मैंने आपसे कहा, अगर आपने लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ा है स्कूल के टाइम, कॉलेज के टाइम पे, तो आपके लिए LPT होगा। और अगर आपने लैंग्वेज पढ़ा है या 10th में या फिर 12th में तो आपको LPT की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, LLPT के कोई मार्क्स नहीं होंगे। देन इसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू के जो मार्क्स रहने वाले हो 50 नंबर के होने वाले हैं और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 45% है। देयरफॉर 22.50 फॉर SC ST कैंडिडेट एंड 50%, दैट मीन्स 25% फॉर अदर कैंडिडेट्स। ये रहने वाला है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके इंटरव्यू का। ठीक है, फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपका बनता है, मतलब जो मेरिट बनेगी वो रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू पर बेस्ड बनेगी। मतलब पर्सनल इंटरव्यू और रिटन टेस्ट में जो भी आपके मार्क्स है दोनों को मिलाकर आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होगी और उसके अकॉर्डिंग ही आप लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है। एग्जामिनेशन सेंटर बेटा ये आप खुद से देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, साइड में हो जाता हूँ। कौन से स्टेट में कहाँ कहाँ सेंटर हो सकते हैं, आप लोग सारे सेंटर्स को देख सकते हैं। ठीक है, तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने सारी बता दी है। स्टेट वाइज वैकेंसी आपको पता चल गया है, सैलरी कितना मिलना है ये आपको पता चल चुका है, एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है इस एग्जामिनेशन के लिए ये भी क्लियर है, एंड द एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहने वाला है वो भी आपको समझ में आ गया है। तो जितने भी बच्चे एलिजिबल है इस एग्जामिनेशन को लेकर वो सारे बच्चे अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 23 नवंबर 2025 से पहले फॉर्म फिल कर देंगे। एंड अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हो और इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है तो 100% आपको फॉर्म फिल करना चाहिए। डेफिनेटली चांसेस बहुत ज़्यादा है, 750 बहुत ज़्यादा वैकेंसी है क्योंकि बहुत सारे बच्चे एलिजिबल ही नहीं रहते इस एग्ज़ाम के लिए। तो अगर आपके पास एलिजिबिलिटी है इस एग्जामिनेशन को लेकर तो डेफिनेटली आप लोगों को इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल करना चाहिए।
दोस्तों साथ ही अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और चाहते हैं एकदम बेसिक से लेकर एडवांस तक अपना सिलेबस कंप्लीट करना, तो आप बैंक महापेक में एनरोल कर सकते हैं। इसमें आपको 1 ईयर और 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी मिल जाता है। 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में आप लोगों को 100 से भी ज़्यादा बैचेस का एक्सेस मिल जाता है 1 साल के लिए, जो कि प्राइस रहेगा 2999 रुपीज़। और अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपको ये 4299 रुपीज़ में मिल जाता है। ठीक है, इसी के साथ अगर आप एकदम फाउंडेशन बैंकिंग और इंश्योरेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो इस बैच में एनरोल कर सकते हैं, जो कि बैच अभी ही स्टार्ट हो रहा है, M 2.0 पावर बैच बेसिक टू एडवांस बैच। अगर आप इस बैच में एनरोल करते हैं तो बैच आपको मिलता है 2499 में, बट मेरा सजेशन ये रहेगा, अगर आप बैच में एनरोल कर रहे हैं तो बैच में एनरोल करने से बेटर है आप लोग बैंक महापेक में एनरोल कर ले। बैंक महापेक में ये बैच आपको मिल ही जाएगा, उसके साथ में और भी जितने बैचेस है सारे बैचेस के एक्सेस आप लोगों को इस बैच के साथ मिल जाते हैं। ठीक है, आरआरबी पीओ क्लर्क की अगर कोई तैयारी कर रहा है बच्चा, तो वो इस बैच में एनरोल करके अपनी तैयारी शुरू कर सकता है। बाकी हम लोग मिलते हैं दोस्तों अपने रेगुलर क्लास में, तब तक के लिए सभी अपना ध्यान रखेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।